हेलो, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और डेली की तरह आज भी हम लोग जो भी 12 और 13 दिसंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। और ये आपके रिसेंट के किसी भी एग्जाम, इवन आने वाले एसबीआई क्लर्क एज वेल एज पीओ एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट होंगे। बाकी अदर एग्जाम के लिए तो है ही है। तो आइए डिस्कस करते हैं हमारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले बात आती है यहाँ पर, दैट मीन्स इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की बात हो रही है। इंडो पैसिफिक जो रीजन है वहां पर एक पर्टिकुलर फोकस इस एरिया पे रखना है। और इसीलिए इससे रिलेटेड जो सप्लाई चेन काउंसिल है उसकी सेकंड मीटिंग की चेयरमैनशिप या वाइस चेयरमैनशिप इंडिया को दी गई है। दैट मीन्स सेकंड मीटिंग अब इंडिया होल्ड करेगा। दैट मीन्स पहली मीटिंग जो कि सितंबर में हुई थी 2024 में ही, तो इसको किसको दिया गया था इसकी चेयरमैनशिप? तो ये चेयरमैनशिप यूएस को मिली थी। लेकिन काम की बात यह है कि सप्लाई चेन काउंसिल है क्या? तो जैसा कि अभी आपने पढ़ा कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के तहत जिसका मेन फोकस इंडो पैसिफिक रीजन पे रहता है, वहां पर जो भी आपके डिफरेंट सेक्टर्स हैं, उन डिफरेंट सेक्टर्स में जो भी रिलेटेड सप्लाई है उसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सके या उसमें कोई भी हिंड्रेंस पैदा ना हो। तो इसको मेंटेन करने के लिए सप्लाई चेन काउंसिल बनाई गई। और इसकी जो अध्यक्षता इस बार सेकंड मीटिंग की मिली है, दैट मीन्स वाइस चेयरमैनशिप, वो इंडिया को दी गई है। और इंडिया की तरफ से जो इसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं वो श्री राजेश अग्रवाल करेंगे, जो कि एडिशनल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के। यूनाइटेड स्टेट्स पहले ही इसकी मीटिंग कर चुका है, चेयरमैनशिप कर चुका है सितंबर 2024 की। अब यहाँ पर किन प्रोडक्ट्स की बात हो रही है जिनके सप्लाई चेन को मेंटेन करना एक चैलेंज की तरह निकल कर आ रहा है? दैट मीन्स ग्लोबल ऑर्डर में उनकी वैल्यू लगातार बनी रहे, उनकी जरूरतें पूरी होती रहे। तो यहाँ पर सबसे पहले बात हुई है क्रिटिकल मिनरल्स, फिर सेमी कंडक्टर्स। लगातार इंडिया सेमी कंडक्टर हब बनने के लिए दैट मीन्स खुद को प्रमोट कर रहा है। और इसके साथ साथ फार्मा एंड हेल्थ केयर, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट ये सेक्टर है। कोविड में भी लोगों ने देखा कितना हैम्पर हुआ उनका डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ नीचे चली जाती है। तो इस टाइप की सप्लाई चेन चैलेंजेस को जो कि डिफरेंट सेक्टर से रिलेटेड है उनको बेहतर बनाने के लिए ये सप्लाई चेन काउंसिल है। बात यहाँ पर आई क्रिटिकल मिनरल्स। तो क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं? तो एक सिंपल सी बात की जाए कि क्रिटिकल मिनरल्स आपके एसेंशियल रिसोर्सेज होते हैं। और किसके लिए एसेंशियल होते हैं? फॉर द इकोनॉमी, आपकी अर्थव्यवस्था एज वेल एज क्लीन एनर्जी के लिए। क्लीन एनर्जी के लिए ये दोनों जो आपके लिए इंपॉर्टेंट जो भी मटेरियल है उनको एसेंशियल या क्रिटिकल मिनरल्स बोले जाते हैं। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इंडिया का एक क्रूशियल रोल रहा है आफ्टर कोविड-19। तो इंडिया को हेल्थ केयर एंड फार्मास्यूटिकल सेक्टर में की पर्सपेक्टिव से सप्लाई चेन का एक अहम हिस्सा माना जाता है। और जो पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए लगातार खुद को प्रमोट कर रहा है और अपनी कैपेबिलिटी को भी लगातार इंडिया बढ़ा रहा है। जैसे कि लगातार वैक्सीन्स डेवलप करना, वैक्सीन्स को ऑल वर्ल्ड एक्सेसिबल बनाना, वो भी सस्ते रेट्स पर। लगातार न्यू न्यू डिफरेंट रिसर्च करना ताकि हेल्थ केयर या फार्मास्यूटिकल को बेहतर बनाया जा सके। तो अगर कोविड-19 के टाइम में इंडिया की, दैट मीन्स ग्लोबल हेल्थ लेवल पर या ग्लोबल लेवल पर इस फील्ड की बात की जाए तो इंडिया ने बहुत बेहतर काम किया था। और इसी में वर्ल्ड का फर्स्ट डीएनए वैक्सीन भी बनाया था इंडिया ने कोविड-19 के टाइम में। और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन की बात करें वॉल्यूम के हिसाब से तो इंडिया थर्ड रैंक पर लाई करता है। और अगर वैल्यू की बात करें, दैट मीन्स टोटल वैल्यू फार्मास्यूटिकल सेक्टर जोड़ी जाए तो वो ऑल वर्ल्ड लेवल पर 14th नंबर पे आती है। तो ये रैंक जरूर याद रखें फार्मास्यूटिकल में। अब ये सप्लाई चेन है क्या? तो देखिए यहाँ पर भी वही बात हो रही है कि सप्लाई चेन एक काउंसिल है जिसको आईपीईएफ, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के तहत बनाया गया, ताकि जो एक्शन ओरिएंटेड वर्क है, जैसे अलग अलग सेक्टर, जैसे आपने अभी पढ़ा, फार्मास्यूटिकल हो जाए, चाहे हेल्थ सेक्टर हो जाए, या सेमी कंडक्टर सेक्टर हो जाए, इवन आपका क्रिटिकल मिनरल्स, ये जितने भी क्रिटिकल सेक्टर्स हैं जो आपके सिक्योरिटी से रिलेटेड है, पब्लिक हेल्थ से है, इकोनॉमिक वेलबींग से है, इनको प्रमोट किया जा सके, इनको इनकी सप्लाई को लगातार मेंटेन रखा जा सके। और इसको स्ट्रेंथन करने के लिए ये फ्रेमवर्क लाया जाता है।
और केवल अगर इंडो पैसिफिक की बात की जाए तो इंडो पैसिफिक की जो कंट्रीज हैं वो लगभग ग्लोबल जीडीपी का 40% कवर करती हैं, एंड ग्लोबल ट्रेड का गुड्स एंड सर्विस में अकेले 28% कवर करती है। तो इतना बड़ा एक शेयर है, हिस्सा है ग्लोबल ट्रेड एंड ग्लोबल जीडीपी का। तो इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इस फ्रेमवर्क को बनाया गया है, और इसकी जिम्मेदारी सप्लाई चेन काउंसिल दैट मीन्स एससीसी को दी गई है। बढ़ते हैं अपने दूसरे न्यूज की तरफ। ये न्यूज काफी हाईलाइटेड है, अभी न्यूज में लगातार आ भी रहा है। इंडिया का एफडीआई 1 ट्रिलियन डॉलर हिट कर गया है, क्योंकि इसकी लगातार प्रमोट किया जाता है, और इसको इसके लिए लगातार गवर्नमेंट भी और इवन आपकी आरबीआई भी काम कर रही होती है, क्योंकि एफडीआई हमारे लिए एक मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और एफडीआई का ही फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसके साथ साथ अगर बात की जाए कि एफडीआई आपके लिए ग्लोबल दैट मीन्स ग्लोबल लेवल के लिए क्यों जरूरी है, तो इसके बहुत सारे रीजन है। एक तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी कहीं ना कहीं को बढ़ाने का काम भी एफडीआई करता है, और ये आपके फॉरेन इन्वेस्टमेंट का पार्ट होता है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट में दो चीजें आ जाती हैं, एक तो एफडीआई आ जाती है और दूसरा एक पार्ट और आता है एफपीआई। अगर केवल एक बेसिक सी बात करें एफडीआई और एफपीआई में क्या फर्क है, तो एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दैट मीन्स आउटर कंट्री से जो भी आपके देश में इन्वेस्टमेंट आता है वो एफडीआई का पार्ट है, दैट मीन्स ऑन फील्ड आ रहा है। कंपनी बिजनेस सेटअप करने के माइंड से आपके इन्वेस्टमेंट कर रही है। लेकिन पोर्टफोलियो की बात की जाए तो फॉरेन पोर्टफोलियो का सीधा सा मतलब आपके शेयर मार्केट से, तो दैट मीन्स जो इन्वेस्टमेंट आता है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट कहाँ पर आ रहा है, शेयर मार्केट में। ये दो टाइप का इन्वेस्टमेंट होता है। और रिसेंटली इंडिया का जो एफडीआई है इनफ्लो, वो 1 ट्रिलियन रीच कर गया है सिंस अप्रैल 2000। लगभग 4 साल का डेटा है, और ये डेटा किसने दिया है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड ने। तो ये आप देख सकते हैं कि ग्रोथ ऑफ इंडिया एफडीआई लगातार इंक्रीज करता हुआ पाया गया है। तो यहाँ पर 26% का इंक्रीज देखने को मिला करंट फाइनेंशियल ईयर में, वो भी केवल फर्स्ट हाफ में, जो कि अच्छी बात है इंडिया के ग्रोथ के लिए। इसके साथ साथ टोटल एफडीआई अगर वैल्यू में बात किया जाए तो 709.84 बिलियन डॉलर का देखने को मिला है पिछले 24 सालों में। लगभग 68.69% का ओवरऑल फ्लो इंडिया में हुआ है। अगर अभी की बात करें रिसेंट डेटा को देखते हुए, तो सबसे ज्यादा इंडिया में इन्वेस्टमेंट मॉरिशस से आया 177, मॉरिशस के बाद सिंगापुर, फिर उसके बाद यूएस का इन्वेस्टमेंट इंडिया में आया है। ये पर्टिकुलर इस डेटा के हिसाब से बात कर रहे हैं, ये जो अभी फर्स्ट हाफ का डेटा जो दिया गया है। अब इसके लिए डिफरेंट फैक्टर्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो ये भी चीज याद रखिएगा, एफडीआई इंपॉर्टेंट भी है और एफडीआई जरूरी भी है, और इसके कई सारे रीजन होते हैं। और एफडीआई से जो फायदा मिलेगा, सबसे पहली चीज, एक टाइप का नॉन डेप्ट ये फाइनेंशियल रिसोर्सेज होता है, इसको जरूर याद रखें। नॉन डेप्ट फाइनेंशियल रिसोर्सेज का सीधा सा मतलब है इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ आ रहा है, हमको किसी से अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए उधार नहीं लेना पड़ता। और अगर इस टाइप की चीज होती है, तो आपके यहाँ जॉब मैन्युफैक्चरिंग या जॉब तैयार होती है। इसके साथ साथ इसका दूसरा फायदा क्या होता है, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर होता है। टेक्नोलॉजी भाई कंपनी आएगी, आपके यहाँ बिजनेस सेटअप करेगी, तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा। इसके साथ साथ जब कंपनी का बिजनेस आता है तो एम्प्लॉयमेंट पे जोर दिया जाता है। और एफडीआई जो सरकार लगातार प्रमोट कर रही है आफ्टर 2019 से, मेक इन इंडिया को जो प्रमोट किया जा रहा है, और जीएसटी के रेट्स को जो इजी कर दिया गया है, इसकी वजह से इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी आपके देश में बढ़ता है। और ये रीजन भी रहे हैं, और ये मेन कारण भी रहा है, और ये फायदा भी पहुंचाता है। तो ये है एफडीआई। इसीलिए इतना ज्यादा फोकस करती है कि बाहर से कोई कंपनी आकर आपके यहाँ क्या करे, इन्वेस्टमेंट करे। बाहर से जो भी इन्वेस्टमेंट आ रहा होगा वो किसका पार्ट हो जाएगा, एफडीआई का। अब अगर इसके कई सारे सेक्टर हैं क्यों लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, तो पहली चीज, इंडिया ने कॉम्पिटेटिव इंडेक्स में लगातार अच्छा काम किया है। और इस रैंक के हिसाब से इंडिया 2021 में जो 43 रैंक पर थी, उसे घटकर 40 रैंक पर आया है। इसके साथ साथ इनोवेटिव इंडेक्स की बात करें तो इसमें 48th नंबर पर इंडिया बिलोंग करता है टॉप 50 नेशन में। और 100 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात की जाए 2023 के हिसाब से, तो इंडिया की 14th पोजीशन थी 132 इकोनॉमिक्स, जो कि लगभग 2015 से पिछले 10 सालों का डेटा देखा जाए, 10 या 8 सालों का,
तो 81st पोजीशन से इंडिया 40 पर आया, लगभग हाफ हो गया, जो कि बेहतर सरकार की डिटर्मिनेशन को दिखाता है कि हम लगातार बेहतर वर्क कर रहे हैं। इसके साथ साथ इंडिया थर्ड लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है। अब ये ग्रीनफील्ड का मतलब क्या है? देखिए, जब एफडीआई के थ्रू इन्वेस्टमेंट आता है तो एफडीआई के थ्रू इन्वेस्टमेंट दो टाइप का आता है। एफडीआई तो एक सिंपल सा आप समझ गए होंगे कि बाहर दूसरे देश से होने वाला जो भी आपके यहाँ निवेश है। ये दो टाइप का होता है। एक ब्राउन फील्ड एफडीआई हो जाती है और दूसरी आपकी हो जाती है ग्रीन फील्ड एफडीआई। ब्राउन फील्ड एफडीआई और ग्रीन फील्ड, अब इन दोनों में फर्क क्या है? तो ग्रीन फील्ड का सीधा सा मतलब है, जब कंपनी, बाहर की कंपनी आपके देश में इन्वेस्ट करती तो है, और किस एम के साथ या ऑब्जेक्टिव के साथ करती है? टू सेट अप टोटली न्यू बिजनेस। टू सेट अप न्यू बिजनेस, पूरी तरीके से नया बिजनेस सेटअप करने के लिए जब आपके देश में इन्वेस्टमेंट होता है तो वो आपके लिए ग्रीन फील्ड है। लेकिन वहीं पर ब्राउन फील्ड का मतलब है, यहाँ पर दूसरे देश की कंपनी इन्वेस्ट तो कर रही होगी, लेकिन किस में कर रही होगी? ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मार्केट में कर रही होगी या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग किसी कंपनी में कर रही होगी। तो दैट मीन्स यहाँ पर पहले से मौजूदा कंपनी में पैसा लगाया जाता है। यहाँ पर जबकि कंपनी अपने हिसाब से नई बिजनेस सेटअप करती है। फॉर एग्जाम्पल की अगर बात करें, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ कार मेकिंग कंपनी है, एग्जाम्पल है, जैसे मारुति सुजुकी भी है और hyundai भी है। अब hyundai जब इंडिया में है तो उसने पूरा अपना नया प्लांट लगाया है, तो ये भी तो इन्वेस्टमेंट है, लेकिन पूरा का पूरा नया बिजनेस सेटअप किया जा रहा है, किसी पे इंडिपेंडेंसी नहीं है। तो ये आपका किसका हो गया? ग्रीनफील्ड। वहीं पर सुजुकी को इन्वेस्ट करना था तो मारुति के साथ लगाया या मारुति में पैसा लगाया, तो ये पहले से जब एग्जिस्टिंग मार्केट में लगाया जाता है तो ये ब्राउन फील्ड का पार्ट हो जाता है। तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के हिसाब से लगभग इंडिया में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है। इसके साथ साथ कई सारे ऐसे सेक्टर हैं जिसमें इंडिया ने ऑटोमेटिक रूप से जो भी एफडीआई है उसमें 100% अलाउ कर दिया है। इसके साथ साथ एंजल टैक्स, जो कि इस बार बजट में भी आया था, और एंजल टैक्स को भी हटा दिया सरकार ने, और इनकम टैक्स भी कम किया है जो फॉरेन कंपनीज पे लगाया जाता है। तो ये सारी चीजें करने से हमारे देश में एफडीआई का प्रमोशन हुआ है, और ये इन्वेस्टर फ्रेंडली एक माहौल तैयार हुआ है ताकि आपके देश में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो पाए। इसके बाद अगले न्यूज की तरफ बढ़ते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी, जो कि सरकार का एक पर्टिकुलर एम भी रहा है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाने के लिए यहाँ दो लोगों का कोलैबोरेशन है, इसीलिए एक समझौता साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और वो किसके किसके बीच हुआ है? सबसे पहले इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की, दैट मीन्स पर्टिकुलर इन्हीं के अंडर में पर्टिकुलर एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स ने फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाने के लिए, ताकि लोग अवेयर हो पाए चीज़ों से, कैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कौन सी चीज़ उनके लिए बेनिफिशियल है, इन्वेस्टर्स का एजुकेशन या एजुकेट किया जा सके ताकि कहीं किसी टाइप का रिस्क को वो कम कर पाए, और एज वेल एज इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन को बढ़ाने के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी दिया जाना जरूरी है। और इसीलिए फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम नोन एज फाइनेंशियल एजुकेशन फॉर यू, इसका नाम भी दिया गया एक टाइप का। तो ये इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाने का तरीका है, इसको बस ये याद रखिएगा। इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी की हेड अनीता शाह, और एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स की हेड हेलेन ब्रांड। इन दोनों लोगों के बीच में, दैट मीन्स पर्टिकुलर कंपनी के बीच में या एसोसिएशन के बीच में, इस टाइप का एग्रीमेंट हुआ है, जो कि किस मिनिस्ट्री के अंडर में आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर आता है ये इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया एचएएल के साथ। तो एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ अप्रोक्सीमेटली 13,500 करोड़ का एक एग्रीमेंट साइन किया फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ 12 सुखोई 30 MK1 एयरक्राफ्ट के लिए। ये फुल लगभग लगभग इसमें 60 to 63% इंडिजिनाइजेशन पे फोकस किया गया है। दैट मीन्स लोकल, दैट मीन्स डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, कम चीज़ें बाहर से ली गई हैं, और इसकी मैन्युफैक्चरिंग नासिक डिवीज़न, एचएएल के नासिक डिवीज़न में किया जाएगा। और इसीलिए बोला जा रहा है इंडियनाइजेशन पे ज़्यादा फोकस किया गया है इस पर, ताकि इंडियन एयरफोर्स की जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है उसको इन्हेंस किया जा सके, और उसमें स्ट्रेंथ भी दिया जा सके, ताकि इंडिया किसी भी टाइप के
डिफेंस प्रिपेयरनेस के लिए तैयार रहे। इसके साथ साथ इंडिया और थाईलैंड के बीच में कभी कभी डायरेक्ट नाम आ जाता है कि किस टाइप की एग्रीमेंट हुआ है, तो ये बायलैटरल, दैट मीन्स दो देशों के बीच में हुआ तो बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन है। और ये इंडिया की नाइन्थ, इंडिया और थाईलैंड की लगभग नाइन्थ डिफेंस डायलॉग है, जो कि कहाँ कराया गया, न्यू दिल्ली में कराया गया। तो लोकेशन जरूर याद रखें। तो इस मीटिंग को अध्यक्षता करने वाले कौन है, जॉइंट सेक्रेटरी इंटरनेशनल कोऑपरेशन के श्री अमिताभ प्रसाद, और बाकी थाईलैंड के भी सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस थे। तो ये दो लोगों ने मिलकर इंडिया और थाईलैंड के डिफेंस डायलॉग को आगे बढ़ाया है, और ये लगभग नाइन्थ टाइप की मीटिंग रही है। इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आई है, जिसे आप कहते हैं ग्रॉस एनपीए। तो ये डेटाज आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं बैंकिंग एग्जाम के लिए भी या किसी भी एग्जाम के लिए। तो इंडिया का ग्रॉस एनपीए की अगर बात की जाए, तो लगभग पिछले 6 साल का डेटा दिया गया मार्च 18 से लेकर सितंबर 2024 तक। इसमें काफी गिरावट देखने को मिली है, 14.58% से ये घटकर 3.12% आ गया। सबसे पहली बात तो जीएनपीए क्या होता है, तो जीएनपीए की इससे पहले एनपीए, एनपीए आर द नॉन परफॉर्मिंग असेट्स होते हैं, नॉन परफॉर्मिंग असेट। और अगर सिंपल सी बात की जाए कि गैर निष्पादित संपत्ति इन्हें कहते हैं, ये होता क्या है, तो ऐसा कोई भी बैंक का पैसा जो एक सर्टेन टाइम के अंदर बैंकिंग सेक्टर में वापस नहीं आता है। तो सीधे से कहा जाए, बैंकों ने जो भी आपको या किसी को लोन दिया है, तो उसकी एक रिकवरी की टाइम होती है, उसका एक डेट में टाइम होता है वापस करने का, और पर्टिकुलर टाइम में कोई भी पैसा वापस नहीं आ रहा है तो उनके लिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट बनता है। और ये टाइम पीरियड इन्होंने कितना रखा है, तो टाइम पीरियड रखा है लगभग 90 दिन। अगर कोई भी पैसा लगातार 90 दिन तक वापस नहीं आ रहा है, तो ये एनपीए की कैटेगरी में आता है। अब इसमें कई सारी चीजें होती हैं, वो डेफिनेशन बेस्ड है, लेकिन फिलहाल ग्रॉस एनपीए का सीधा सा मतलब है टोटल एनपीए की बात हो रही है, क्योंकि एनपीए को डिफरेंट कैटेगरीज में बांटते हैं। जैसे सब स्टैंडर्ड एनपीए हो जाता है, जो 1 से लेकर मतलब 90 से लेकर 3 महीने के ऊपर जा रहा है, तो वो आपका सब स्टैंडर्ड एसेट है, मतलब 90 से लेकर 1 साल तक जिसकी रिकवरी नहीं है वो सब स्टैंडर्ड है। दूसरा इसमें आता है डाउटफुल एसेट। और डाउटफुल एसेट की बात करें, जो पैसा 1 से लेकर 3 साल के बीच में बैंकिंग सेक्टर में वापस नहीं आया, प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट दोनों। और तीसरा होता है लॉस एसेट, से पूरी तरीके से, और लॉस इसीलिए मानती है क्योंकि ये पैसा एबव 3 इयर्स का होता है, मतलब 3 साल से ज्यादा पुराना, जिसके आने की कोई भी चांसेस नहीं होते और जो आया भी नहीं रहता। तो इसी का डेटा यहाँ पर दिया है, और ये क्यों कम हुआ है, तो इसके लिए सरकार ने लगभग 2015 से बेहतर काम कर रहे हैं। कई सारे स्टेप्स इसमें लिए जाते हैं, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन है, पैसे की रिकवरी के लिए सरफाजी एक्ट है, तो ये सब सारी चीजें जरूर देखिए। आपका काम है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा सरफाजी का फुल फॉर्म क्या होता है। SARFAESI, सरफाजी एक्ट का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो गवर्नमेंट ने एक 4R स्ट्रेटजी लॉन्च की है सबसे पहले, जिसका मतलब एक आर रिकॉग्नाइजिंग एनपीए ट्रांसपेरेंटली, पहले तो ट्रांसपेरेंट तरीके से इसको रिकॉग्नाइज किया जाए। दूसरा रेजोल्यूशन एंड रिकवरी, रिकैपिटलाइजेशन। और चौथा रिफॉर्म्स, कि जो जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनको कैसे आप फेस कर सकते हैं, कैसे उनको बेहतर बना सकते हैं रिकवरी के लिए। और इसी का रिजल्ट है कि प्रेजेंट में हमारा एनपीए ऑल लेवल पर काफी कम हुआ है, 3.12% कंपेरिजन टू 14 पॉइंट लगभग 15% था। इसके साथ साथ CRAR, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, भी इम्प्रूव है 393 बेसिस पॉइंट, जो लगभग 15.43% पहुंच गया है। तो ये भी बेहतर हुआ है। और इसी के साथ साथ पब्लिक सेक्टर बैंकों की अगर नेट प्रॉफिट की बात करें, तो उसमें भी इंक्रीमेंट देखने को मिला है। जाहिर सी बात है, लॉस कम होगा तो प्रॉफिट गेन करेंगे। तो 1.41 लाख का टोटल प्रॉफिट हुआ है पिछले साल के कंपैरिजन में। इसके बाद फाइनेंशियल इंक्लूजन एक वर्ड आता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का सीधा सा मतलब है कि कैसे आप ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को बैंकिंग सेक्टर या फाइनेंशियल सेक्टर से कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि उनको भी फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से बैंकिंग सर्विस मिल पाए। और इसी के तहत 54 करोड़ जनधन अकाउंट अभी तक ओपन हो चुके हैं, जिसमें से 52 करोड़ कोलेक्टर फ्री लोन्स डिफरेंट प्रोग्राम्स के तहत, चाहे वो मुद्रा योजना हो, जिसमें अभी इस बार सरकार ने लिमिट बढ़ाई थी, उसको भी आप जरूर देखें, पीएम स्वनिधि योजना हो, पीएम विश्वकर्मा योजना हो, तो ये सब स्कीम्स है हमारे चैनल पे, उसे आप रेफर कर सकते हैं। अंडर द मुद्रा स्कीम 68% ऑफ बेनिफिशियरी लगभग, क्योंकि ये डेटा सरकार ने दिया था, आर वुमेन्स है। और
पीएम स्वनिधि की बात करें, स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत जो स्ट्रीट वेंडर्स को पैसा दिया जाता है, उसमें लगभग 40%, 44% बेनिफिशियरी रिलेटेड टू वुमेन्स है। नंबर ऑफ बैंक ब्रांचेस की बात करें तो काफी बैंक ब्रांचेस की संख्या रिसेंट में बढ़ गई है, लगभग 1,17,000 या 18,000 इसे मान सकते हैं, उससे बढ़कर लगभग 1,60,501 ब्रांचेस हो चुकी हैं, रूरल एज वेल एज सेमी अर्बन एरिया सबको मिला के। किसान क्रेडिट कार्ड की बात करें, जो कि रवि गुप्ता कमिटी के रिकमेंडेशन पे आया था, जो इमरजेंसी में जरूरत पूरी करता है, फार्मर्स के लिए होता है, शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन्स प्रोवाइड करता है, 1998 में लाया गया था। ये भी फाइनेंशियल इंक्लूजन का एग्जाम्पल है। इसमें भी ऑपरेटिव केसीसी अकाउंट जो है लगभग 7.71 करोड़ है, जिसमें टोटल आउटस्टैंडिंग अगर बात की जाए तो 9.88 लाख करोड़ रुपए दिया जा चुका है। तो ये भी इस टाइप की चीजें लगातार सरकार प्रमोट कर रही है। इसके बाद दूरदर्शन में यहाँ पर एक सिंपल सी न्यूज आई है कि हॉकी लगातार इंडिया हॉकी को प्रमोट कर रही है, या डिफरेंट गेम्स को इंडिया प्रमोट कर रही है। तो इसीलिए हॉकी इंडिया लीग की जो पूरा ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट बना है वो दूरदर्शन बना है। तो यहाँ पर दो तीन इंफॉर्मेशन है कि सबसे पहली चीज, हॉकी इंडिया लीग आपकी कब होने की डिसाइड है। तो हॉकी इंडिया लीग में जो मैचेस होंगे दैट मीन्स 28 दिसंबर 2024 से ये कराया जाएगा। इसमें लगभग 8 मेंस टीम्स पार्टिसिपेट करेगी और 4 वुमेन टीम पार्टिसिपेट करेगी, और ये कहाँ पर होगा, तो राउरकेला एज वेल एज रांची, तो यहाँ पर कराने की बात कही गई है, जिसका टोटल ब्रॉडकास्ट दूरदर्शन को दिया गया। यहीं पे दो चीजें और याद रखिएगा, हॉकी इंडिया लीग के जो गवर्निंग हॉकी इंडिया लीग के गवर्निंग कमिटी चेयरमैन है, कमिटी चेयरपर्सन, वो आपके दिलीप टर्की हैं, पुराने हॉकी प्लेयर रह चुके हैं दिलीप टर्की। इसके साथ साथ अगर सीईओ की बात करें, प्रसार भारती के सीईओ ऑफ प्रसार भारती, तो प्रसार भारती के सीईओ कौन है, तो यहाँ पर इनका नाम आया है गौरव द्विवेदी। तो गौरव द्विवेदी, तो इस न्यूज में लोगों का नाम है, तो इसको जरूर याद रखें कि सीईओ के प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी हैं, और हॉकी इंडिया लीग के गवर्निंग कमेटी चेयरपर्सन दिलीप टर्की हैं। और फाइनली हॉकी इंडिया लीग की जो ब्रॉडकास्ट है वो दूरदर्शन को दिया गया है। इसके बाद 22nd दिव्य कला मेला है, स्पेशली रिलेटेड टू दिव्यांगजन है। एक तो उनकी इम्पोर्टेंस और कैसे इंडिया के डेवलपमेंट में उनका रोल हो सकता है, उनको एज वेल एज मोटिवेशन उनकी लाइफ से रिलेटेड, उनके इकोनॉमिक ग्रोथ में जो भी उनका भागीदार रहा है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए दिव्य कला मेला ऑर्गेनाइज कराया जाता है, जो कि 22 दिसंबर को इंडिया गेट न्यू दिल्ली में होगा, 12 से 22 दिसंबर के बीच में। तो डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज दैट मीन्स दिव्यांगजन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के अंतर्गत आता है, तो इन्होंने या इनके तरफ से दिव्य कला मेला ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। इसमें लगभग 100 दिव्यांगजन एंटरप्रेन्योर्स होंगे, लगभग 20 स्टेट्स एंड यूटीज के, जिसका इनॉग्रेशन यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के द्वारा किया जाएगा। लगभग इस मेले से 14 करोड़ का सेल का डेट में सम्मान लगाया गया है, जो भी डिफरेंट दिव्यांग आर्टिसंस और एंटरप्रेन्योर के थ्रू जनरेट किया जाएगा। इसके साथ साथ ये भी डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इंडिया का इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जिसे आप आईआईपी कहते हैं, अक्टूबर महीने में ग्रोथ 3.5% देखने को मिली है। ये चीज डेटा है पिछले सितंबर माह के कंपैरिजन में, तो 146.7 था, जो कि बढ़कर 149.9 हो गया है। ग्रोथ रेट्स की बात की जाए तो ये परसेंटेज लेवल में लगभग 3.5 लगभग 3.1% था जो सितंबर में, यहाँ पर वो बढ़कर आपका कितना हो गया, 3.5% हो गया। इसके साथ साथ ये सारे डेटा एनएसओ के थ्रू दिए जाते हैं, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के थ्रू दिए जाते हैं। इसके साथ साथ सीपीआई की बात की जाए, सीपीआई जो कि जिसका फुल फॉर्म होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो अल्टीमेटली महंगाई को बताता है, वो महंगाई जिसका भार या जिसका बर्डन डायरेक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है, कस्टमर के ऊपर पड़ रहा है। तो सीपीआई भी हमारा थोड़ा सा कम हुआ है, 5.48 के लगभग, जो कि पिछले महीने लगभग 6 के आसपास पहुंच गया था। फूड इन्फ्लेशन में भी गिरावट देखने को मिली है,
जो कि 10 के पार पहुंच गया था, ये 9.04% पे इस टाइम है। तो ये दो डेटा जरूर याद रखें। और ये डेटा कौन प्रोवाइड करता है? दैट मीन्स एनएसओ प्रोवाइड करती है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो अल्टीमेटली किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो अगर मिनिस्ट्री की बात करें तो ये आता है मॉस्पी के अंडर। मॉस्पी इन द सेंस मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो इसके अंतर्गत ये चीज डेटा दिया जाता है। इसके साथ साथ भारत के राष्ट्रपति ने जनरल अशोक राज को यहाँ पर फाइनली, जो कि अशोक राज सिंगडेल है, इनको इंडियन आर्मी का जनरल की रैंक प्रोवाइड की है। तो जनरल अशोक राज सिंगडेल फाइनली रैंक ऑफ जनरल की उपाधि दी गई है इंडियन आर्मी में। और ये किसके थ्रू दिया गया? प्रेसिडेंट मुर्मू जी के द्वारा दिया गया। इसके साथ साथ अगली न्यूज देखा जाए तो 10th वर्ल्ड आयुर्वेदिक कॉन्फ्रेंस, जिसकी थीम डिजिटल हेल्थ एंड आयुर्वेदा पर्सपेक्टिव है, विल डेल्व इनटू ए ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन एडवांसिंग आयुर्वेद। तो मॉडर्न समय में आयुर्वेद को कैसे एडवांस किया जाए उस पर फोकस रखते हुए वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस कराया जा रहा है। ये 10th एडिशन है। और इसका जो एक्सपो लगेगा वो कहाँ पर लगाया जाएगा? तो देहरादून में लगाया जाएगा। नंबर जरूर याद रखिएगा, 10th नंबर का है और कहाँ पर होगा? देहरादून में होगा। इसके साथ साथ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन किया गया और इसका उद्घाटन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री जगदीप धनखड़ ने किया है। कहाँ पर किया है? ये लोकेशन जरूर याद रखिएगा, विक्टोरिया मार्केट बिल्डिंग, ग्वालियर। तो ग्वालियर में जियो साइंस म्यूजियम का लगाया गया है, दैट मीन्स इनॉग्रेट किया गया है इन द प्रेजेंस ऑफ गवर्नर ऑफ एमपी, जिनका नाम क्या है? श्री मंगू भाई पटेल। आपको एक क्वेश्चन यहीं पर कि सीएम ऑफ एमपी कौन है, ये जरूर आप मेंशन करें। तो एमपी के प्रेजेंट में सीएम कौन बनाए गए हैं? अब देखिए, जियो साइंस की अगर बात की जाए तो जियो साइंस एक पर्टिकुलर अर्थ से स्टडी से रिलेटेड एरिया है। और इसका इसीलिए प्रमोट किया जा रहा है ताकि आप जियो साइंस एजुकेशन को, अर्थ से रिलेटेड जो भी जानकारियां होती हैं, लोगों का इंटरेस्ट बने। तो जियो साइंस एजुकेशन एंड पब्लिक एंगेजमेंट को इसमें बढ़ाया जा सके। जितना बेहतर जानेंगे उतना जानने के लिए उत्सुकता बढ़ेगी। तो पब्लिक एंगेजमेंट को बढ़ाने के लिए ये सारी चीजें की गई हैं, दैट मीन्स इस म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है। इसके साथ साथ डिफरेंट टाइप के जो अर्थ साइंस में, जिसे आप कहते हैं वंडर्स ऑफ द अर्थ साइंस, ताकि लोगों में एक साइंटिफिक साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप किया जाए, साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप किया जाए ताकि शेयरिंग बेसिस पे नॉलेज को इनहेंस किया जा सके। इसीलिए फाइनली आपके जगदीप धनखड़ जी ने, जो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, अ, इनके लिए दैट मीन्स इन्होंने इनॉग्रेशन किया है विक्टोरिया मार्केट, जो कि ग्वालियर मध्य प्रदेश में है, वहां पर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जियो साइंस म्यूजियम। इसे भी याद रखिएगा कि ये पर्टिकुलर कहाँ हुआ है। इसके बाद पर्टिकुलर डेज कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 14 दिसंबर को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1991 में इंट्रोड्यूस किया गया था बाय ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के थ्रू, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आता है। इसका मेन ही है ताकि इस चीज को प्रमोट कर पाए, दैट मीन्स सिंबलाइजिंग द नेशंस कमिटमेंट टू एनर्जी एफिशिएंसी। लोगों की एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन को ध्यान में रखते हुए इस चीज को प्रमोट किया जाता है और इसीलिए इसकी शुरुआत की गई थी। और एनर्जी एफिशिएंसी को प्रमोट करने के लिए सरकार ने काफी चीजें भी की है, जैसे एक गो इलेक्ट्रिक कैंपेन चल रहा है, जिसे 19 फेब 2021 में शुरुआत किया गया था। इसके साथ साथ ईवी यात्रा की भी शुरुआत की गई ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल पे ध्यान दिया जा सके, दैट मीन्स वेब पोर्टल बनाए गए ईवी यात्रा के लिए, वेब पोर्टल एंड मोबाइल एप्लीकेशन। इसके साथ साथ उजाला प्रोग्राम भी सरकार ने शुरू किया था, उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल। तो ये कुछ सरकार ने इनिशिएशन भी लिए हैं ताकि लोग एनर्जी के लिए अवेयर हो पाए और कहीं ना कहीं उनका कंजर्वेशन को प्रायोरिटी पे रखा जाए, वेस्टेज ना हो। ये एक रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट। रिपोर्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है और यहाँ पर ये देखा गया है कि इंडिया ने काफी बेहतर काम किया है मलेरिया को कंट्रोल करने में, और इसी की वजह से जो मॉर्टेलिटी रेट है वो काफी नीचे आया। और ये चीज एंडेमिक कंट्रीज की बात की जा रही है तो उसमें भी ये काफी जो बर्डन था पहले वो काफी कम हुआ है इस रिपोर्ट के हिसाब से। और लगभग
ये डेटा जो लिए गए हैं, ये लगभग कंट्रोल एंड एलिमिनेट जहां जहां मलेरिया हुआ है, इन सबको मिलाया जाए तो लगभग 83 कंट्रीज का डेटा है, जिससे ये पता लगा है कि जो मलेरिया की वजह से जो खतरा उत्पन्न होता था, मॉर्टेलिटी रेट काफी हाई होती थी, उसमें काफी गिरावट आई है, जिसमें बेहतर काम लगातार इंडिया ने भी किया है। तो यहीं पर बात आई है कि इंडिया रिड्यूस मलेरिया केस लगभग 69% फ्रॉम 6.4 मिलियन से लगभग 2 मिलियन तक आ चुका है 2023 में। यहाँ पे डेथ रेट में भी काफी कमी देखने को मिली है, लगभग 11,100 से 3,500 सेम पीरियड के टाइम। और ये इसीलिए पॉसिबल हो पाया है क्योंकि सरकार ने थोड़ी सी अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कराई है, या इसको मेडिकल काउंसिल के थ्रू इम्प्लीमेंट किया गया है। एक यहाँ पर नाम लिखा गया आरटी मिस्निन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी, और दूसरा लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइडल नेट। अगर इनके बारे में थोड़ी सी हम लोग डिटेल देखें, ये है क्या? आरटी मिस्निन एक कॉम्बिनेशन थेरेपी है जो किल द मेजॉरिटी ऑफ मलेरिया पैरासाइट। मलेरिया पैरासाइट को जो किल करेगा, कैसे किल करेगा? उनके एक पर्टिकुलर प्रोटीन पर अटैक करके। तो प्रोटीन पर अटैक करके आपने इसको किल कर दिया। और इसके साथ साथ जो पार्टनर ड्रग प्रोवाइड की जाएगी, जो दवा प्रोवाइड की जाएगी, बचे कुछ स्मॉल नंबर ऑफ पैरासाइट हैं जो रिमेन्स है, उनको भी खत्म कर देगा। तो ये कॉम्बिनेशन थेरेपी है, इसीलिए इसको आर्टेमिस्निन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी दिया है। तो पहले तो मेजॉरिटी ऑफ द मलेरिया पैरासाइट को किल किया जाए, फिर उसके बाद बचे कुछ को पार्टनर ड्रग की मदद से मार दिया जाए। इंसेक्टिसाइडल नेट, ये वही नेट है जिसका यूज आप सोते टाइम करते हैं। तो ये उनको केवल ब्लॉक नहीं करेगा उनकी एंट्री को, मतलब वहीं पर किल भी कर देगा, तो इससे इफेक्टिविटी काफी बढ़ गई। इंडिया के अलावा देखा जाए, लाइब्रेरिया एंड रवांडा में भी ह्यूज ड्रॉप केसेस को देखने को मिला है। और इन टूल्स के यूज की वजह से कहाँ पे कराया गया? फॉरेस्ट एंड ट्राइबल एरियाज में इसका ज्यादा यूज हुआ है, जैसे झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, नॉर्थ ईस्ट में, जिसका बेहतर रिजल्ट देखने को मिला। यही जो दोनों आपने चीजें पढ़ी। और WHO ने लगभग 44 कंट्रीज एंड वन टेरिटरी, टोटल मिलाकर लगभग 44 एरियाज जिसमें आते हैं, और एक टेरिटरीज को मलेरिया फ्री घोषित कर दिया है। और रिसेंट में किसको किया गया? इजिप्ट को किया गया। तो मलेरिया फ्री का सर्टिफिकेशन कब मिलता है? तो सबसे पहली चीज, मलेरिया एलिमिनेशन का सर्टिफिकेट तभी दिया जाएगा जब आप इसके चारों, जिससे कंटामिनेशन या पैरासाइट बीमारी जो फैलाते हैं उनको खत्म किया जाए, फैलसीपेरा, प्लाज्मोडियम ग्रुप के हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल एंड प्लाज्मोडियम मलेरी, जिसे मलेरिया होता है। तो जब भी कोई कंट्री या टेरिटरी मॉस्किटो बॉर्न ट्रांसमिशन से फ्री घोषित करती है खुद को, लगातार लगभग 3 कंसेक्यूटिव ईयर, मतलब वहां पर कोई भी केस ना है, जीरो इंडिजिनस मलेरिया केस देखने को मिले, तब उसे सर्टिफिकेशन दिया जाता है कि हाँ भाई आप मलेरिया फ्री हो चुके हैं। इसके साथ साथ काफी कंट्रीज ने रिसेंटली अप्रूव्ड वैक्सीन का भी इस्तेमाल शुरू किया, जिसमें R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन भी बनाई गई। RTS ये काफी इफेक्टिव वैक्सीन थी, जिसकी 2-3 महीने पहले न्यूज भी आई थी, लॉन्च किया गया। तो इस टाइप की मलेरिया वैक्सीन का यूज करके काफी इफेक्टिव मैनर में मलेरिया के केसेस पे कमी देखने को मिली है। इसके साथ साथ लगातार इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए, चाहे वॉर का इशू हो, उससे कहीं ना कहीं इंडिया को ऑयल में फायदा हुआ है, क्योंकि जब से रशिया पे सैंक्शन लगा है, तो दूसरे देश तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा अपने प्रोडक्ट को बेचने में दिक्कत आती है। तो एक इंडिया एक मार्केट उनके लिए बना है, और इंडिया को काफी इससे फायदा हुआ है। और रशिया की ही दैट मीन्स ऑयल फर्म है रोजनेट, लगभग इंडिया में 5 लाख बैरल पर डे क्रूड ऑयल पहुंचाने की बात की है, जिसमें से मेजर एग्रीमेंट रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ किया गया है। तो इसको याद रखिएगा, रोज नेफ्ट कहाँ की कंपनी है? तो रोज नेफ्ट रशिया की है। इसके साथ साथ राजेश कुमार, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड MD थे, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी, जिसे सिविल आप सुनते भी हैं, जो क्रेडिट स्कोर प्रोवाइड करता है, जो लगभग 5 साल से कार्यरत थे, उन्होंने फाइनली रिजाइन कर दिया, और इनकी जगह चीफ रेवेन्यू ऑफिसर भावेश जैन को इनकी जगह नियुक्त किया गया। तो भावेश जैन अब न्यू MD CEO है, किसके? सिविल ग्रुप के। किसकी जगह पर आए हैं? राजेश कुमार की जगह पर आए। देखिए, लगातार AI पे फोकस किया जा रहा है, तो टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए टूरिस्ट फ्रेंडली एक टाइप का AI प्रोग्राम लॉन्च किया गया, जिसका नाम इन्होंने रखा है सुखजैन। अब सुखजैन एक प्रोग्राम है जिसमें काफी आपको दैट मीन्स आसानी हो जाएगी ट्रांसपोर्टेशन, कहीं आपको जाना है तो उसकी भी इंफॉर्मेशन, आपका शेड्यूल वो भी,
डेस्टिनेशन, लॉजिंग अवेलेबिलिटी, आपकी कौन कौन सी एक्टिविटीज है, उन सारी चीजों का लेखा जोखा तैयार करके देगा आपको स्विगी जी। ये 24/7 एक टाइप का सपोर्ट है, और ये एक टाइप का रिफॉर्म समझ लीजिए, एक क्रांति समझ लीजिए टूरिज्म सेक्टर में। और इसी को विप्रो एज वेल एज सियाम एआई इन दोनों ने मिलकर बनाया है, और पर्टिकुलर किसके लिए? टूरिज्म अथॉरिटी ऑफ थाईलैंड के लिए। तो एआई पावर्ड, क्योंकि थाईलैंड की इकोनॉमी मेन टूरिज्म बेस्ड है, तो टूरिज्म को आसान करने के लिए इस टाइप की चीजें बनाई गई है। तो ये एक टाइप का वर्चुअल असिस्टेंट है सुखजाई, पावर्ड बाय एनवीडिया एआई, जो कि एआई की कंपनी है। लगातार इसका नाम भी आ रहा था। मार्केट कैप, सबसे ज्यादा मार्केट कैप में टॉप पर आने वाली कंपनी एनवीडिया। तो इसने इंटरनेशनल ट्रैवलर एज वेल एज डोमेस्टिक ट्रैवलर्स के लिए अप टू डेट, टाइम टू टाइम डेट इंफॉर्मेशन होती रहे, खुद का पर्सनलाइज्ड एक वर्चुअल असिस्टेंट दिया है, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी 24/7। तो ये सुखजाई याद रखिएगा कि किससे रिलेटेड है? टूरिज्म से पर्टिकुलर रिलेटेड है एआई असिस्टेंट। आरबीआई ने भी जैसे अभी अपना एक एआई लॉन्च किया था, जिसका नाम म्यूल हंटर, आपने पढ़ा होगा। तो रिवाइज करते चले चीजों को, म्यूल हंटर। तो देखिए हमारे पास ये लगातार हर बार डेटा आता रहता है कि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में सबका प्रोजेक्शन होता है, क्योंकि अभी रिसेंट में इंडिया की जो सेकंड क्वार्टर की ग्रोथ आई है, जुलाई से सितंबर, जितना एस्टिमेट किया गया था उससे काफी कम है, लगभग 5.4। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो आपकी कई सारी इंटरनेशनल एजेंसी हैं, उन्होंने भी इंडिया की ग्रोथ को कम, दैट मीन्स आंका है। तो अभी रिसेंट में ही ट्यूसडे को ही ये डेटा पब्लिश किया गया एस&पी ग्लोबल स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की तरफ से, कि लगभग इंडिया की ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए 6.8% रहने वाली है, और अगले साल की बात करें तो ये लगभग 6.9 रहेगी। ये रिसेंट में इसीलिए हुआ क्योंकि आरबीआई ने भी अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में इंडिया की ग्रोथ, जो कि पहले उन्होंने 7.2 बताया था, उसे घटाकर 6.6 कर दिया 2024-25 के लिए। ठीक। और फाइनली इसी ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने तीनों साल का डेटा दिया है। तो इस साल 2024-25 के लिए 6.8, फिर 6.9, और फाइनली 2027 के लिए ग्रोथ एज्यूम किया है 7% ऑफ द जीडीपी। तो कहीं ना कहीं एक सेटबैक इंडिया को मिला था कि कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ, अनुमान यही है कि जो कि थर्ड क्वार्टर होगा उसमें इंडिया दोबारा से अपनी पोजीशन ले, दैट मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ बेहतर हो, हमारा कुछ सर्टेन परसेंटेज इनहेंस करे। इसके साथ साथ लेटेस्ट में ही आपके एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी इंडिया की ये काफी सारे इंडिया की जैसे त्रिपुरा के लिए डेवलपमेंट फंड देना, इसके बाद अमरावती डेवलपमेंट फंड देना, तो एडीबी का नाम कई जगह पर आता है, जो कि एक रीजनल बैंक है जिसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। मनीला, फिलीपींस। इसने भी इंडिया की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया है। पहले इन्होंने 7% बोला था, और उसको कम करके कितना कर दिया? तो 6.5। तो एस&पी ने 6.8% की बात कही है, आरबीआई ने 6.6% का अनुमान लगाया है, और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 6.5% का अनुमान लगाया है, जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रही है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। तो ये था हमारा 2 दिन का करंट अफेयर्स। तो मिलते हैं लेटेस्ट करंट अफेयर्स के साथ। तो ये सीरीज हमारी रोज चलती रहेगी। तो अ, आपके जितने भी करंट में एग्जाम आने वाले हैं वो सबके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको डेली इंफॉर्मेशन और आपके एग्जाम से रिलेटेड चीजें मिल पाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।